कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार साथियों, मैं शिवम धाकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। आप सभी को पता है कि हर एक चैप्टर का हम परिचय लाते हैं। इसी क्रम में आज आपके सामने जो हमारा अध्याय 5 है इसका परिचय लाए हैं। बहुत ही शॉर्ट, कम शब्दों में आपको वो बात कह दूंगा, क्योंकि जो भी बातें लिखी हुई हैं वो आपकी एनसीईआरटी से ली गई हैं, लेकिन जो भी इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट हो सकता है या जिसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है, उन बातों को मैंने आपके सामने लिख कर लाया हूँ। बस थोड़ी थोड़ी सी बातें सुनते जाइएगा। इसके बाद बहुत ही छोटा चैप्टर है और एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम पूरे 5.1 एक ही एक्सरसाइज है उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए भाई, क्या है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय है। ये एक्चुअल में चैप्टर का नाम ही है कि इसका परिचय है। यूक्लिड जी कौन थे? तो भाई एक छोटी सी बात सुनिए। परिचय, जो हमारा शब्द आया ना ज्यामिति, क्या आया है? ज्यामिति। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ज्योमेट्री। क्या कहते हैं मेरे भाई? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यूनानी भाषा के, मतलब जो ग्रीक लैंग्वेज है अपनी, उसके दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो भाई क्या है? जियो, और दूसरा क्या है मेरे भाई? मीट्रिन। सुनते जाइएगा, जो लिखा है वो तो आप देख ही सकते हैं, एनसीईआरटी से लिया गया आपके। जियो और एक होता है मीट्रिन। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और मीट्रिन का मतलब मेरे भाई क्या होता है? मापना, किसी भी चीज को मापना। तो सबसे पहले किसी भी, मतलब जो जियो का अर्थ है हमारा क्या? पृथ्वी। तो पृथ्वी के किसी भूखंड को हमने मापा होगा, उसका क्षेत्रफल निकाला होगा, लंबाई चौड़ाइयों को हमने देखा होगा, तो उसको मापने से इसकी उत्पत्ति हुई। इसी वजह से हमने इसे क्या नाम दिया? ज्योमेट्री नाम दिया। शुरुआत में जितनी भी सभ्यताएं थी, चाहे वो बेबीलोनिया हो, मिस्र हो, भारत की सिंधु सभ्यता हो, इन सभी में हमने इसकी डिस्कवरी स्टार्ट कर दी थी, इस पर खोज स्टार्ट कर दी थी। इसके बाद देखते हैं भाई क्या है। इसके बाद है हमारे थेल्स। थेल्स कौन है? आपने एक नाम सुना होगा, पाइथागोरस। थेल्स पर में भी आपने सुनी ही होगी। पाइथागोरस जो आपने नाम सुना है वो थेल्स के ही एक शिष्य थे। कौन थे? शिष्य थे। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने सबसे पहले एक उत्पत्ति दी थी हमें। भाई क्या दी थी? उत्पत्ति दी थी, जिसे हम इंग्लिश में प्रूफ कहते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि जैसे एक कोई व्रत है, वो व्रत का आप सभी जानते हैं कि ये क्या होता है? व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। इन्होंने ये पहली बार कहा था कि व्रत का व्यास व्रत को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। ये सबसे पहली उत्पत्ति किसने दी थी? हमारे थेल्स जी ने दी थी, जिनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। और सभी बातें जो भी हैं वो आप यहाँ से पढ़ ही सकते हैं। इनके जो सबसे पॉपुलर या लोकप्रिय शिष्य जो इनके पाइथागोरस जी के बारे में मैंने आपको बताया, और उनके साथियों ने भी कई सारी इससे हमारी मैथमेटिक्स में कई सारे कंट्रीब्यूशन योगदान दिए हुए हैं। अब बात आती है भाई कहाँ पर? देखिए, इनके जो शिष्य हैं ना, ये 572 वर्ष ईसा पूर्व के हैं। 572 ईसा पूर्व का मतलब होता है भाई, जो ईसा पूर्व लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है जैसे अभी 2024 चल रही है। क्या चल रही है? 2024। तो पहले 2023 थी, 2022 थी, इससे पहले कभी ना कभी एक रहा होगा, और एक से पहले जीरो रहा होगा। आपसे ये पूछ रहा हूँ, जब से कैलेंडर बना तब से पहले एक आया होगा, दो आया होगा, तीन आया होगा, आते आते 2024 आया। क्या कैलेंडर बनने से पहले कुछ खोजें नहीं हो रही होंगी? क्या बिल्कुल हो रही होंगी। कुछ घटनाएं नहीं हो रही होंगी? निश्चित रूप से हो रही होंगी। तो जो ईसा पूर्व होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे हम 1 ईस्वी पर पहुंचेंगे, उससे भी 572 वर्ष पहले। मतलब आप यूं समझिए कि अभी से, जैसे अभी 2024 चल रही है, तो 500 और उधर, तो 2596 के लगभग वर्ष के 2500-2600 वर्ष पहले की लगभग की ये बात है। उस समय क्या, जितने भी हमारे ज्योमेट्री का मतलब आप समझिए ज्यामिति में, जिसमें हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं, वे सभी हमारी ज्यामिति के अंतर्गत आती हैं। उस समय तक जितना भी ज्ञान था, चाहे भले वो बेबीलोनी सभ्यता से आया हो, मिस्र से आया हो, भारत से आया हो, जितने भी दुनिया में उस समय भाई डिस्कवरी हुई थी, उन सभी को एक अलेक्जेंड्रिया, एक जगह है हमारे अलेक्जेंड्रिया में, एक मैथमेटिक्स के गणितज्ञ हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे भाई? एक शिक्षक हुआ करते थे। मैंने बताया अलेक्जेंड्रिया के एक गणित के शिक्षक हुआ करते थे, जिनका नाम क्या था? यूक्लिड। क्या नाम था? यूक्लिड था। मतलब मिस्र देश में एक जगह है अलेक्जेंड्रिया, जहाँ पर कोई गणित के शिक्षक थे, उनका नाम था यूक्लिड, जिन पर ये पूरा चैप्टर है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ अलग से डिस्कवरी नहीं की, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया भर में चाहे मिस्र हो, बेबीलोनिया हो, भारत हो, उन सभी में जितनी भी उस समय तक डिस्कवरी हो गई थी ज्यामिति से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मूले हों, सूत्र, मतलब जितने भी सूत्र थे या जितना भी कुछ ज्ञान था, उस सभी ज्ञान को एकत्रित किया और एक अपनी बुक बना ली। क्या बना ली मेरे भाई? एक किताब बना ली, और उस किताब का नाम था एलिमेंट। क्या नाम था मेरे भाई? एलिमेंट।
उस एलिमेंट के 13 छोटे छोटे हिस्से किए और हर एक हिस्से को पुस्तिका कहा। क्या कहा मेरे भाई? पुस्तिका। अभी तक इस पूरी कहानी से हमने क्या समझा है कि एक गणित के शिक्षक थे जो कि कहाँ के, मिस्र देश के अलेक्जेंड्रिया के थे। उन्होंने उस समय तक जितनी भी डिस्कवरी हुई थी उन सभी को एक किताब में अरेंज कर लिया और उस किताब का नाम था एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स के 13 हिस्से थे, 13 अध्यायों में विभाजित किया गया था, जिनमें प्रत्येक हिस्से को हमने क्या क्या नाम दिया? पुस्तिका नाम दिया। बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ तक। यहाँ के बाद भाई आगे देखते हैं, आगे क्या है देखिए, बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं। जैसे उन्होंने अपने भाई जितनी भी घटनाएं थी एलिमेंट्स पुस्तक में, एक में 23 परिभाषाएं, जो जैसे एलिमेंट में मैंने आपको बताया कि 13 किताबें हैं, 13 पुस्तिकाएं हैं, उनमें से एक में जो उन्होंने 23 परिभाषाएं दी हैं, उनमें से आपको कुछ यहाँ पर दी हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, या आप ये कह सकते हैं कि ये आपके सिलेबस में है। इन्होंने क्या बताया है, बस ध्यान से सुनते जाइए। उन्होंने बोला है कि बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। बिंदु आप सभी जानते हैं कि ये होता है पॉइंट। क्या होता है? पॉइंट। इसका कोई भाग नहीं होता, मतलब इसकी लंबाई नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती, ऊंचाई नहीं होती, क्षेत्रफल नहीं हो सकता, कुछ भाग नहीं होता है इसका। देखिए भाई, कहने को हमारा दिमाग कह सकता है कि सर जब जो हमारी कोशिका होती है शरीर की इतनी छोटी होती है, उसे भी हम मेज़र कर लेते हैं, चाहे नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, हम बहुत छोटी छोटी यूनिट में उसे मेज़र कर लेते हैं। तो सर ये तो हमें आंखों से फिर भी दिखाई दे रहा है, तो क्या इसे मेज़र नहीं कर पाएंगे? भाई मेज़र तो कर पाएंगे, लेकिन मैथमेटिक्स में हम इसका कोई पार्ट नहीं मानते हैं, ज्यामिति में हम इसका कोई पार्ट नहीं मानते हैं। ये बात हमें याद रखना है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसकी नहीं होती है। एक रेखा क्या होती है? तो भाई रेखा क्या होगी? रेखा कोई लड़की नहीं होगी मेरे भाई, रेखा ये होगी। रेखा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। रेखा की केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती, चौड़ाई रहित लंबाई होती है। क्या होती है मेरे भाई? चौड़ाई रहित लंबाई होती है। समझ में आ गई होगी बात, मतलब इसकी चौड़ाई नहीं होती है। अब आप बोलेंगे बहुत कम तो हो ही सकती है, लेकिन वो इसकी तुलना में नगण्य होती है, मतलब कि ना के बराबर होती है। आगे आप देखिए, एक रेखा के जो सिरे होते हैं वो बिंदु होते हैं। मतलब एक अगर हम रेखा खींचेंगे तो इसके जो आखिरी में जो भाई बचेगा वो क्या है? वो तो अपने आप में बिंदु ही है। क्या है मेरे भाई? बिंदु है। क्या है मेरे भाई? बिंदु है। रेखा का जो अंत होगा वो कहाँ होगा? बिंदु पर ही तो होगा ना, बिंदु पर ही होगा। ये क्या है? बिंदु है। आगे क्या बोला है कि एक सीधी रेखा ऐसी है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। मतलब एक जो सीधी रेखा है ना भाई, वो क्या है? जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट होती है। मतलब इस पर अनगिनत हमारे बिंदु होते हैं, मतलब कई सारे बिंदु होते हैं। एक जो रेखा है उस पर क्या होते हैं भाई? कई सारे बिंदुओं से मिलकर ही तो हमारी रेखा बनी है ना। कई सारे इसमें बिंदु बने होंगे तभी तो ये हमारी रेखा बनी है। यही इसमें बताया है कि एक सीधी रेखा वह है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से क्या होती है मेरे भाई? स्थित होती है। अगला क्या है कि एक पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब क्या होता है भाई? सरफेस। कोई भी हमारी सरफेस, जैसे ये क्या है? एक सरफेस है। क्या है मेरे भाई? ये एक सरफेस है। अगर ये हमारी एक सरफेस है, ये यूं समझिए, ये क्या है? एक सरफेस है। आगे क्या बोला है कि एक सरफेस वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। मतलब सरफेस की कोई ऊंचाई नहीं होती, कहने का भाव ये है, सरफेस की कोई ऊंचाई नहीं होती। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, इसकी एक तो भाई लंबाई होगी, एक क्या होगी? चौड़ाई होगी, ऊंचाई नहीं होती, कहने का भाव ये है। ये हमने कोई भी आयत बनाया, इसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई नहीं होगी, यही बोला है इन्होंने। क्या बोला है मेरे भाई? केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती। पांचवा हमें समझ में आ गया। छठवें पर क्या बोला है भाई? पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। पृष्ठ के किनारे क्या होती हैं मेरे भाई? रेखाएं होती हैं। ध्यान सुनिए, अभी हमने देखा था कि जो रेखा है उसके अंत में क्या होते हैं सर? रेखा के अंत में तो बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? बिंदु। क्या होते हैं? बिंदु। लेकिन ये रेखा ना हो करके एक क्या है मेरे भाई? सरफेस है, पृष्ठ है। तो इनके अंत में क्या होगा? तो ये तो भाई पूरा भरा रहेगा ना। क्या रहेगा? भरा रहेगा, फिल रहेगा, ये छायांकित रहेगा। तो इसके अंतिम बिंदु क्या होंगे? तो रेखाएं होंगी। जैसे रेखा के अंतिम बिंदु भाई क्या होते हैं? रेखा के अंत में क्या होता है? तो आप बोलेंगे बिंदु होते हैं। रेखा के अंत में क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। तो भाई पृष्ठ के अंत में क्या होगा? पृष्ठ के अंत में क्या होगा सर? पृष्ठ के अंत में तो रेखाएं होंगी। पृष्ठ के अंत में क्या होंगी? रेखाएं होंगी। केवल यही बोला है हमसे। आगे देखिए, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट होता है। सपाट होता है, आगे यही लिखा है। सुनिए अब क्या है।
जैसे मैंने बोला कि एक रेखा में अनगिनत बिंदु होते हैं, कई सारे बिंदुओं से मिलकर ही तो रेखा बनी है। ठीक ऐसे ही मेरे भाई अगर एक हमारी सरफेस है तो आपको पता है कि इनके अंत में क्या है, अंत में तो सर रेखाएं ही हैं। पृष्ठ के अंत में मेरे भाई क्या है, रेखाएं हैं। अगर इस पूरे पर देखा जाए, पूरी सरफेस पर, पृष्ठ पर देखा जाए तो ये कई सारी रेखाओं से मिलकर ही तो सरफेस बना होगा। कई सारी रेखाओं से मिलकर क्या बना होगा, सरफेस। जैसे एक रेखा कई सारे बिंदुओं से मिलकर बनी है, ठीक इसी तरह से एक सरफेस, एक पृष्ठ कई सारी लाइनों से मिलकर बना है। सातवें का मतलब भाई ये है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लीजिए क्या है भाई। इन्होंने बोला वे वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं एक रेखा के। भाई सुनिए, यूक्लिड के कुछ अभिगृहित हैं और कुछ हैं अभिधारणा, जो कि हम नेक्स्ट यहाँ पढ़ने वाले हैं। ये हमारे क्या है भाई, ये अभिधारणा है। क्या है मेरे भाई, ये अभिधारणा है। और वहाँ हम देख रहे हैं वो क्या है, अभिगृहित हैं। ये अभिधारणाएं हैं। इन सब में क्या है कि ये जो अभिधारणाएं हैं ना भाई, 5 हैं। अभिधारणाएं कितनी हैं, 5 हैं। केवल माइंड में इतना याद रखिएगा आप कि जो अभिधारणाएं होती हैं ये केवल गणित की ज्यामिति, मतलब ज्योमेट्री में आपकी यूज़फुल होती हैं। ज्योमेट्री में हमारी यूज़फुल होती हैं। हमारी किस में भाई, ज्यामिति में। किस में मेरे भाई, ज्यामिति में यूज़फुल होती हैं। किसी को कोई दिक्कत है क्या? लेकिन ये जो हमारी अभिधारणाएं हैं, सॉरी अभिगृहित हैं, अभिधारणाएं तो मैंने आपको बताया केवल हमारी किस में, ज्यामिति में यूज़फुल होंगी। और ये जो अभिगृहित हैं ये दुनिया के गणित के हर एक हिस्से में यूज़फुल होंगी। आप देख लीजिए, अभी आप ही जवाब देने वाले हैं कि ये गणित के हर एक हिस्से में यूज़फुल होंगी या केवल हमारे ज्यामिति में होंगी। देखिए भाई क्या लिखा है, बिल्कुल आसान सी बातें लिखी हैं। आप मतलब जब आप इन्हें पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलेंगे सर इसे भी पढ़ना होता है क्या? ये तो मतलब कॉमन सेंस वाली बातें हैं, बस वो हैं। क्या बोला है उन्होंने, वे वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हों। इसका मतलब क्या है, जैसे भाई एक कोई राम है वो हमारा 12 वर्ष का है और कोई श्याम है वो भी हमारा 12 वर्ष का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर राम और श्याम बराबर हैं। इसका मतलब तो यही है। ठीक है, एक दूसरे के बराबर होती हैं एक रेखा के सिरे बिंदु। ये क्या बोल दिया, एक मिनट रुकिएगा। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं एक रेखा के सिरे बिंदु। भाई यहाँ तक है ये लाइन, ये कुछ नहीं है, इधर का कुछ नहीं है, वो उसका ऐड हो गया गलती से। ठीक है, इसे छोड़ दीजिए। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसका मतलब क्या है कि राम और श्याम बराबर हैं। ठीक है भाई, ये श्याम भी 12 का था। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि राम 12 का है, इधर एक घनश्याम भी 12 का है, श्याम भी 12 का है। इसका मतलब क्या है कि राम और श्याम तो बराबर थे ही, जब घनश्याम भी 12 का है, इसका मतलब क्या है, आप यूँ समझो भाई, राम श्याम के बराबर है। राम किसके बराबर है, श्याम के बराबर है। राम घनश्याम के भी बराबर है। इस बात को यूँ समझो कि ये राम है जो कि श्याम के बराबर है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। यही राम है जो कि घनश्याम के भी बराबर है, सर बिल्कुल ठीक है। तो भाई श्याम और घनश्याम भी तो आपस में बराबर होंगे ना, श्याम और घनश्याम भी तो आपस में बराबर होंगे ना सर। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि मैं अगर अपने दोस्त अभिषेक के बराबर हूँ और मैं अपने दोस्त राजीव के बराबर हूँ तो राजीव और अभिषेक भी तो आपस में बराबर होंगे। नहीं, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन इन्होंने बोल रखी है तो भाई हमें पढ़ना होगा। इन्होंने बोल रखी है तो हमें पढ़ना होगा। क्या बोला, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों। जैसे राम एक वस्तु मान लेते हैं जो कि श्याम के बराबर है, और राम एक ही वस्तु जो कि घनश्याम के बराबर है। इसका मतलब क्या है, एक ही वस्तु के बराबर हों तो भाई श्याम भी राम के बराबर है, घनश्याम भी राम के बराबर, मतलब ये एक ही वस्तु तो हो गई ना। ठीक है, एक दूसरे के बराबर होती है, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस। आगे क्या लिखा है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। ये क्या बात हो गई कि बराबरों को, ठीक है भाई, बराबरों का मतलब क्या हुआ, इधर भी 9 ले लिया इधर भी 9 ले लिया तो बराबर है। किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए मतलब क्या है, बराबर ये है, 9 और 9 बराबर होता है, बराबरों में जोड़ना है तो ये दोनों बराबर हैं, इनमें बराबर ही जोड़ना है, मतलब 2 इधर जोड़ो तो 2 ही इधर जोड़ो तो भाई अब 11 आएगा, वो भी तो बराबर ही होगा। मतलब क्या है भाई, सुनो इधर क्या बोल रहे हैं, बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा। मतलब क्या है सर, इधर 4 है इधर भी 4 है तभी तो बराबर है। सर इधर भी 3 जोड़िए और इधर भी 3 जोड़िए तभी तो बराबर जोड़ा माना जाएगा। तो सर अभी भी तो ये 7 7 बराबर होगा। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है
कि बराबरों में बराबर जोड़ा जाएगा तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा भाई, बराबर। पहला आ गया, दूसरा आ गया। तीसरा तो आ ही गया होगा कि बराबरों में से बराबर घटाया जाए, बराबरों में से बराबरों को घटाया जाए। मतलब क्या है सर, 5 इधर है 5 इधर है, बराबर है। एक इधर से घटाओ, एक ही इधर से घटाओ। क्यों? क्योंकि बराबर ही तो घटाना है सर। ये 4 4 आएगा तो ये भी तो बराबर ही आएगा ना। बिल्कुल कॉमन सेंस, बिल्कुल फुद्दू सी बातें हैं भाई। कैसी बातें हैं? बिल्कुल फुद्दू सी बातें हैं। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। ये क्या बात हो गई भाई, ये बात हो गई। परस्पर संपाती होने का मतलब होता है ओवरलैप कर जाना। जैसे ये लाइन है 5 सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर की, 20 सेंटीमीटर की है, और इसी पर एक और लाइन मैं ड्रॉ करूं, वो भी हमारी 20 सेंटीमीटर की हो। और संपाती होने का मतलब होता है पूरी तरह से ढक लेना। ये तो कम कम आपको दिखाई दे रही है और अच्छा ही है, जिससे आपको लगेगा तो कि ये 2 हैं। संपाती होने का मतलब है पूरी तरीके से उसे ढक लेना। वो बोल रहे हैं क्या कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि जब दोनों एक दूसरे को ढकेंगी। भाई ऐसा नहीं कि ये छोटी लाइन है और इसके ऊपर मैंने बड़ी बना दी तो बड़ी तो छोटी को ढक ही लेगी। तो आप बोलेंगे सर ये दोनों बराबर कब हैं? नहीं भाई, अगर बड़ी छोटी को ढक रही है तो परस्पर का मतलब है वो भी इसे ढके। जब ये इस सरफेस पे तो आपको दिख रहा है कि इसने ढक ली, लेकिन पीछे से देखने पर छोटी वाली बड़ी को थोड़ी ना ढक पाएगी। इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे को ढकें। मतलब इधर से दिखे तो ये इसे ओवरलैप करे और इधर से देखें तो ये इसे ओवरलैप करे, तब संपाती माना जाता है। तो बोल रहे हैं कि जब दोनों एक दूसरे को के संपाती हों, एक दूसरे के बराबर होती है। मतलब क्या है भाई, वो जब एक दूसरे को पूरी तरह से ढकेंगे, इसका मतलब बराबर तो होंगे ही ना। बोलो हाँ या ना। ठीक है भाई। चौथा आई गया, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये बिल्कुल कैसी बात हो गई, ध्यान सुनो। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। मानकर चलो भाई ये एक सर्कल है, सर्कल नहीं, ये एक पिज़्ज़ा है। क्या है मेरे भाई? पिज्जा है। अब सुनो इधर, इसमें से ये क्या है? पूरा है। क्या है मेरे भाई? पूरा है। इन्होंने ये कहा है कि जो पूर्ण होता है, पूर्ण जो होता है, पूर्ण का मतलब क्या है? ये पूरा पिज्जा। पूर्ण का मतलब क्या है? पूरा पिज्जा। बोल रहे हैं अपने भाग से बड़ा होता है, मतलब कि आप इसका कितना ही बड़ा भाग कर दो। भाई मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से कट लगाऊं और इधर वाला पूरा भाग अलग कर दूं, पूरा भाग अलग कर दूं, ये बड़ा वाला हिस्सा, तो केवल इतना रह जाएगा, केवल इतना रह जाएगा आपके पास। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे पास जो हिस्सा बचा है, ये तो बहुत कम बचा है, ये तो बहुत कम बचा है। और जो वो बड़ा हिस्सा था वो उसे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मानकर चलिए वो बड़ा हिस्सा अलग होकर हमारा ये आ गया, ये आ गया, ये बड़ा वाला हिस्सा है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, ये बड़ा हिस्सा भी टोटल जो हमारा पिज्जा हुआ करता था शुरुआत में जो हुआ करता था उससे बड़ा है क्या? सर हिस्सा बड़ा कैसे हो सकता है? हिस्सा बड़ा कैसे हो सकता है? मेरे पास अगर 100 रुपये हैं, मेरे पास 100 रुपये हैं, और अगर मैं उसमें से किसी को 99 भी दे देता हूँ, तो ये 99 100 का एक हिस्सा ही तो हुआ। तो ये वाला हिस्सा मेरे पूरे से कैसे बड़ा हो सकता है? सर कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसी का तो ये हिस्सा है। तो यही इन्होंने बोला है कि जो पूर्ण होता है अपने भाग से बड़ा होता है। जब पूर्ण है 100 है तो 99 भी दे दोगे तब भी 100 से बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा 99। इसका मतलब क्या है भाई, कि पूर्ण बड़ा होता है। ये कॉमन सेंस की बातें हमें पता ही है। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। क्या बात है, क्या बात सिखाई है हमें भाई, कितनी टिच्चू सी बात है। सुनो, एक ही वस्तुओं के जो दुगने होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब क्या है, इधर 4 वर्ष का एक लड़का खड़ा है, इधर भी 4 वर्ष का है। बोल रहे हैं इनका दुगना, मतलब क्या है, 2 का गुणा इसमें भी करो, 2 का गुणा इसमें भी करो, तो बोल रहे हैं इनका जो आंसर आएगा ना वो भी बराबर आएगा। क्या बात बोली है इन्होंने, क्या बात बोली है, वाह। समझे आप क्या है, सीख गए होंगे आप। वेरी गुड, मैं भी अभी सीखा हूँ बिल्कुल। मतलब भाई ये पॉइंट समझ में आ गया है क्या? इसे अगर दोबारा समझना पड़े तो समझ लेना कि हम पढ़ने की स्थिति में नहीं है, हम पढ़ाई करने की स्थिति में नहीं है। ठीक भाई, ऐसा ही 7th है। क्या बोल रहे हैं, एक ही वस्तुओं के आधे भी बराबर होते हैं। क्या बात बोल रहे हैं, इधर 12 है, इधर भी 12 है, और बोल रहे हैं इनके आधे करें। आधे मतलब 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6, और इसका भी आधा कितना हो जाएगा, 6, तो ये भी बराबर होंगे। क्या बात बोली है, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, वाह। समझ में आ गया होगा भाई आपको ये। ठीक है, फाइनली हमारी भाई क्या है। अच्छा सुनिए, ये जो अभिगृहित है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जरूरी नहीं है ज्यामिति में लागू हो, कहीं पर भी लागू होगा। जैसे सेब है आपका 100 ग्राम का है, इधर भी 100 ग्राम का है, इसका डबल 200 ग्राम का सेब होगा, तो इसका डबल भी तो 200 ग्राम का ही सेब होगा ना, और वो दोनों आपस में बराबर होंगे। ये सीखा है हमने यहाँ से, समझ में आ गई होगी बात आपको। आगे बढ़ जाइए भाई।
आगे बढ़ जाइए, क्या बोला है इन्होंने। अब है हमारे सामने कुछ अभिधारणा। अभिधारणाओं के बारे में क्या क्या समझना है। इन्होंने बोला है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ध्यान दीजिए कि यह अभिधारणा हमें बताती है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर कम से कम एक रेखा अवश्य खींची जा सकती है। ध्यान से देख लो। अब तो क्या है भाई, अब तो इधर देखते जाइए और इधर सुनिए कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, दोनों बिंदु अच्छा, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं मेरे भाई? तो एक बिंदु से इनफाइनाइट रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं हम खींच सकते हैं। ये एक बिंदु था, अनंत रेखाएं खींच ली। वेरी गुड। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं होकर गुजर सकती हैं, तो अनंत। कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं भाई? अनंत। उसकी कोई संख्या ही नहीं है। तो भाई एक बिंदु ये है, इससे भी कितनी गुजरेंगी सर? अनंत गुजरेंगी। कितनी गुजरेंगी? अनंत गुजरेंगी। लेकिन इन दोनों बिंदुओं से कितनी रेखाएं होकर जा रही हैं भाई? तो वो होगी केवल एक। मतलब एक रेखा जो इससे भी होकर गुजरेगी और इससे भी होकर गुजरेगी, वो रेखाएं तो होंगी केवल कितनी? एक। जैसे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, अगर अलग अलग देखूं तो भाई इनसे अनंत रेखाएं खींची ही जा सकती हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ही रेखा हो, लेकिन दोनों बिंदुओं को कवर करे, तो भाई वो तो इकलौती हमारी एक ही रेखा होगी। एक के अलावा और कोई अन्य रेखा नहीं होगी। इधर से निकलती रहेंगी, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? इधर से निकलती रहेंगी, लेकिन ये जो दोनों बिंदुओं को कवर करेगी, वो तो केवल इकलौती हमारी एक रेखा होगी। ठीक है भाई, ये हमें बताया है अभी ग्रहित 5.1, इसमें हमें यही बताया। ये आप देख रहे होंगे भाई। ठीक है भाई। अभिधारणा 2 में हमें क्या बताया है? अभिधारणा में हमें ये बताया है कि जो एक शांत रेखा होती है, शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे शांत रेखा ये है, शांत रेखा का मतलब है भाई इसके दोनों तरफ ये तीर का निशान ना हो। जैसे ये हमारी शांत रेखा नहीं है, ये रेखा है। ये क्या है? ये शांत रेखा है। एक्चुअल में अभी हम इसे रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखाखंड। लेकिन पुराने समय में जब शुरुआत थी, उस समय से रेखाखंड ना कहकर शांत रेखा कहते थे। क्या कहते थे? शांत रेखा। बोल रहे हैं कि अगर ये शांत रेखा, भाई देखिए, ये होती है रेखा जिसके दोनों तरफ तीर होता है, और तीर ये हमें बताता है कि अनंत तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी मेरे भाई? अनंत तक जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर हम इसका तीर हटा लें, क्या हटा लें मेरे भाई? तीर हटा लें, इसका मतलब है ये यहीं तक रहेगी। बोल रहे हैं कि इस रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है अनिश्चित रूप से। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है भाई। ये 2 भी आ गई होगी आपको। 3 भाई, मैं ना इसमें बहुत कम समय ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके लिए ये कम में पढ़ना है, आप समझ लेंगे, और इसके बाद वीडियो बहुत लंबी चाह नहीं रहा हूँ मैं। जल्दी सुनते जाइए कि क्या है। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। जैसे वृत्त खींचने के लिए आप प्रकार का यूज़ करते हैं, कंपास का यूज़ करते हैं आप। तो भाई देखिए, आप किसी भी बिंदु को केंद्र मान सकते हैं। तो ये कौन सी बात हुई? इस बिंदु को मान लिया, मैं यहाँ मान सकता हूँ। मेरा मन है भाई, प्रकार नहीं है मेरे पास, लेकिन आप मान लीजिए कि ये क्या है? 2 सेंटीमीटर है। मेरा मन किया 2 सेंटीमीटर पर मैंने क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। ये क्या है? त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। मेरा मन किया, मैंने इसे केंद्र मान लिया और 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर क्या बना दिया? एक वृत्त बना दिया। तो बोल रहे हैं किसी को भी केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये कौन सी बात है? ये तो हम कर ही सकते हैं। तो ये तो बहुत आसान सी बात है। 3 भी आपको समझ में आई गई होगी। 4 समझिए क्या बात बोली इन्होंने। वेरी नाइस। क्या बोला है इन्होंने? एक बार पढ़ के देखिए भाई, और मेरे समझाने की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा कि चौथी समझाने की ज़रूरत है क्या। भाई इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या बात है भाई, सुनिए इधर। समकोण क्या होता है सर? 90 डिग्री का दूसरा नाम समकोण होता है। 90 डिग्री का दूसरा नाम समकोण होता है। तो भाई ये जो परफेक्ट एल बनता है, ये 90 डिग्री का बन गया, तुझे क्या है? समकोण है। वेरी गुड। अगर हमारा समकोण यहाँ बनेगा सर, ये भी 90 डिग्री का बनेगा। समकोण हमने यहाँ बना दिया कुछ इस तरह से, तो ये भी कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो भाई ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो इन्होंने क्या बोल दिया सर? ये समकोण जितने भी समकोण होंगे वो बराबर होंगे। अरे तो ये कौन सी बात हुई भाई? 90 तो बराबर हो गई ना। यही बोला इसमें 4 में। अब मैं इसमें क्या समझा दूँ तुम्हें? क्या समझा दूँ मैं आपको वीडियो बड़ी करके? तो भाई मुझे बताइए, समकोण सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई है, बल्कि ये मुझे आपसे समझना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें तो देखिए भाई क्या है। अभिधारणा 5 को देख लो। अभिधारणा 5 में हाँ लगता है कि ठीक है, मुश्किल तो वो भी नहीं है, लेकिन लगता है ठीक है, कुछ समझने वाली बात है। लेकिन
अभी तक तो जो भी हमने सीखा वो तो बस चल ही रहा है ऐसे ही। देखिए भाई अभी धारणा 5 को 1 मिनट देख लीजिए, थोड़ा सा समय लेंगे बस। भाई ये एक रेखा है और ये भी एक क्या है, रेखा है। क्या है ये, रेखा है। मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। अगर समांतर रेखाएं हैं तो ये हमारी तिर्यक रेखा कहलाएगी। सर एकदम परफेक्ट बोल रहे हो, कोई गलत नहीं बोला अभी तक आपने, एक बार बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा हूं अगर ये समांतर रेखाएं हैं तो ये वाले कोण और ये वाले कोण, ये वाले कोण और ये वाले कोण हमारे कौन से कोण होते हैं? तो सर ये तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में बनने वाले कोण होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में बनने वाले कोण होते हैं। सर सही है। और सर इन दोनों का जोड़, अगर ये x मानूं और अगर ये मैं y मानूं, तो x और y का जोड़, इसे भी x ही लिख दिया मैंने, ये x है और ये y है, तो x और y का जोड़ हमेशा और हमेशा सर 180 डिग्री आता है। बोलो हाँ या ना। अगर ये समांतर रेखाएं हैं, अगर ये समांतर रेखाएं हैं तो एक ही दिशा में, चाहे तो भले इन्हें ले लो, और अगर मैं यहाँ पर a मान लूँ इसे और इसे b मान लूँ, तो ये भी तो एक ही दिशा के हैं मेरे भाई। ये भी किस दिशा के हैं, एक ही दिशा के हैं। ये दोनों बाएं पर हैं तो ये दोनों दाएं पर हैं, तो इन दोनों का a और b का जोड़ भी भाई कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ये बात तो हमें पहले से पता है, नहीं है पता तो अभी सीख लो, तब जागो, जब जागो तभी सवेरा भाई। अभी सीख लो कि इन दोनों का जोड़ 180 आ गया, इन दोनों का भी 180 आएगा। क्यों? क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं। अगर ये समांतर रेखाएं हैं तो तिर्यक रेखा जो होती है उसके एक ही दिशा में बनने वाले कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। सर एकदम परफेक्ट है, हमें ये बात समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये हमारी समांतर रेखाएं हैं तब तो ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं कहूं इसी को बना रहा हूं, मैं इसी को बना रहा हूं, और मुझे बताइएगा कि ये रेखा है और ये वाली रेखा इसके समांतर नहीं है। अभी थी लेकिन अब नहीं है, और रेखा तो अभी भी ये जा रही है। तो मुझे बताओ क्या अभी भी x और y का जोड़, x और y का जोड़ 180 डिग्री आएगा? सर नहीं आएगा, क्योंकि समांतर थी तो 180 आ रहा था, वो ठीक है, लेकिन ये रेखा हमारी और इस रेखा की तरफ झुक गई है। मतलब इस रेखा की तरफ हमारी ये वाली रेखा इस वाली रेखा की तरफ झुक गई है। मैं आपसे अगर एक बात पूछना चाहूँ, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा हूँ कि क्लियर कितने डिग्री का बनेगा, तो आपकी आंखों में कोई कंपास थोड़ी ना लगा के मेजर करके बता दोगे प्रोटेक्टर से, नहीं। तो भाई मुझे बताओ x और y का जोड़ अब 180 से कम होगा, ये बात तो मानते हो आप? 180 नहीं होगा, ये बात भी मानते हो? क्यों? क्योंकि ये झुकी है। भाई मुझे बताओ अभी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर मैं इन दोनों को पास में लाऊंगा तो 90 से तो छोटा ही बनेगा ना। क्यों? क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे के नज़दीक ला रहा हूँ। ठीक ऐसे ही अगर 90 से मैं इसे अगर ये समांतर रेखाएं हैं, पहले ये रेखा कुछ इस तरह से जा रही थी, सीधी जा रही थी। अगर मैं इसे झुकाकर उधर करूंगा तो भाई इसकी मेजर तो कुछ कम होगी, इसकी y की वैल्यू कुछ ना कुछ तो कम हुई होगी। सर बिल्कुल ठीक है। ऊपर वाले से तो हमने हाथ भी नहीं लगाया, और ऊपर वाले से हाथ लगाना भी नहीं चाहिए भाई। सुनिए इधर, तो भाई इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम हुई होगी, कम हुई है, इसका मतलब ये है कि ये जो पहले 180 हो रहा था अब 180 से कितना कम हो रहा है वो तो बताना मुश्किल है, लेकिन कम हो रहा है ये बात तय है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इधर कम हुआ है तो इधर तो ये बड़ा है, क्योंकि ये पहले लाइन हमारी भाई सीधी कुछ इस तरह से जा रही थी और सीधी जा रही थी, और अब ये कैसी हुई है, तिरछी, और तिरछी हुई है, इसका मतलब ये 180 से अब प्लस हुआ है, तो 180 तो इधर भी नहीं रहा, 180 तो इधर भी नहीं रहा, इधर 180 से कम हुआ है, और इधर 180 से ज़्यादा हुआ है और इधर 180 से कम हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बोलो हाँ है ना। क्यों? क्योंकि इधर दूर गई है तो ऊपर वाले का तो बन रहा था उतना एंगल बन रहा है, लेकिन इसका कम हुआ है तो इसका एंगल बढ़ा है। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इधर बन रहा है 180 से कम और इधर बन रहा है 180 से ज़्यादा, इधर बन रहा है 180 से कम और इधर बन रहा है 180 से ज़्यादा। अभी धारणा 5 ये कहती है कि तिर्यक रेखा की जिस दिशा में 180 डिग्री से कोण कम बनता है, मतलब दोनों का मिला करके जिस दिशा में 180 डिग्री से कम बनता है उसी दिशा में ये जाकर वो रेखाएं मिलेंगी। भाई इधर जिधर झुकी होंगी उधर ही तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगी ना। तो इनका कहना ये है कि अगर इधर हम इन रेखाओं को ले जाएं जिधर 180 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है,
जिधर 180 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है उधर ये रेखाएं नहीं मिल सकती, बल्कि ये रेखाएं किस दिशा में मिलेंगी, जिस दिशा में 180 डिग्री से कम बन रहा है। और हमें पता है क्योंकि जिस साइड झुकेंगी उसी साइड तो 180 से कम बनेगा, और जिस दिशा में झुकेंगी उसी साइड तो वो मिलने वाली हैं। तो आई थिंक आपको समझ में बात आ गई होगी। समांतर रेखाएं होती तो ये कभी नहीं मिलती, लेकिन ये झुक गई हैं तो मिलेंगी। देखिए ये लिखा है, यदि किसी सीधी रेखाओं को दो सीधी रेखाओं पर गिर जाएं अपने एक ही ओर, तो अंतःकोण जो कि भाई मैं अंतःकोण का मतलब है अंदर वाले, यही कोण इस प्रकार बना है कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। दो समकोण का मतलब क्या है, 180। अरे एक समकोण का मतलब 90, तो दो समकोण का मतलब 180। दो समकोणों से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है, मतलब 180 से कम होता है। फाइनली मैंने आपको अभिधारणा 5 की बात भी समझाई दी है, और इस चैप्टर में कुछ था ही नहीं। बहुत ही थैंक यू वेरी मच जो आपने इतनी तसल्ली से हमारी वीडियो को देखा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।